हेलो दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चनों को हल कर लिया था। इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 कि संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। ओनली HCF बोला है, LCM नहीं बोला है। तो बहुत सिंपल है 6 और 20 का। तो देखो 6 और 20 का अपन को इसका क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो अपन 6 को क्या करेंगे, 6 को आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 या 6, 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 3। ठीक है, और 20 का भी ऐसे ही करेंगे दोस्तों। तो 20 का आप करोगे तो 2 गुणित, आप ऐसा करके देख सकते हो 20 से कि 2 से 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, यानी क्या 2 गुणा 2 गुणा 5। अपन को ओनली HCF ज्ञात करना है। तो दोनों में देखो कॉमन कौन है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। तो 6 और 20 का HCF क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 और 20 का HCF आ जाएगा ओनली 2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओनली इससे पूछा था तो 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, अपन एक एक क्वेश्चन करेंगे। यदि मान लो दोनों क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसी कारण क्वेश्चन एक ही करना है, अथवा वाला क्वेश्चन और कभी मतलब आप अभी तो आपको पेपर में एक ही क्वेश्चन करना है तो एक ही बेस्ट रहेगा। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना है। x² + 7x + 10 के अपन को क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, शून्य ज्ञात करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आए और गुणा करने पर पहले और आखिरी पद के बराबर आए। तो देखो इसका तरीका ये दोस्तों कि पहले पद का गुणांक क्या है 1 और आखिरी पद क्या है 10। 1 और 10 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 10। अब 10 को डिवाइड मतलब आप अभाज्य गुणन मतलब इसको बांटना है तो 2 से करेंगे तो 5 और 5 एकम 5, अर्थात अपन 7x को क्या लिख सकते हैं, x² प्लस इसको लिख सकते हैं अपन 2 + 5। ठीक है, 2 + 5 यहाँ पर x + 10। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 का गुणा पहले अपन x में कर लेंगे तो 2x, धन 5 का गुणा x में कर लेंगे 5x, धन 10। अब दोस्तों यहाँ से अपन लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x है, कॉमन लेंगे इन दोनों में। तो यहाँ पर अपन कॉमन ले लेंगे x, यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस यहाँ बच जाएगा 2, क्योंकि x से तो अपन ने कॉमन ले लिया। वापस आप गुणा करके देखोगे तो यही पद आना चाहिए। देखो x में x का करेंगे तो x का स्क्वायर, और यहाँ x का 2 में करेंगे तो 2x, धन अब यहाँ अपन कॉमन ले लेंगे 5, तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 अपन को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा 2। तो देखो ये दोस्तों, ये और ये पद हमेशा क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो ये हो जाएगा x + 2, और इसको अपन रख देंगे 0 के बराबर, और एक क्या आ जाएगा x + 5 = 0, यानी x + 2 = 0 और x + 5 = 0। अपन को 2 का पक्षांतर कर लेंगे तो ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, और ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, अर्थात इस द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के 10 के क्या 2 बहुपद शून्य का आ जाएंगे। एक हो जाएगा ऋण 2 और एक हो जाएगा ऋण 5। नंबर 8 देखिए, अपन इसका अथवा कर लेते हैं। बिंदु A दिया है 2, 3 एवं B दिया है 4, 1 के बीच की दूरी। अभी मैंने आपको एक विकल्प आया था दोस्तों, तो उसमें बताया था सेम वैसा का वैसा वही फॉर्मूला लगाना है। अब आपको दिया है A बराबर क्या दिया हुआ है 2 और 3, और B की वैल्यू दी है कितना, B का जो निर्देशांक दिए हैं 4 और 1 दिए हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था यदि इन दोनों के बीच की दूरी का करना है तो फॉर्मूला सिंपल है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आप इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, यहाँ पर x2 का मान रख देते हैं अपन, कितना हो जाएगा 4 - x1 का मान रख देते हैं अपन कितना 2 पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना 1, ऋण y1 का मान कितना 3 पूरे का वर्ग। 4 में से 2 गए, कितना हो जाएगा दोस्तों 2 का वर्ग, धन 1 में से 3 को घटाएंगे तो ऋण 2 पूरे का वर्ग। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और यहाँ पर भी ऋण 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, यानी ये करनी में कितना हो जाएगा 8। ये भी आंसर लिख सकते हैं दोस्तों, नहीं तो इसको आगे हल करेंगे अपन, करनी से बाहर निकालना है। तो 8 को देखो 2 चौके 8,
2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2 गुणी 2 गुणी 2, यानी करनी में 2 गुणी 2 गुणी 2 जो जोड़ा बना लेता है वो क्या आ जाता है भार, तो 2 करनी 2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी 2 करनी 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, अपन इसका भी अथवा ही कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाया था। आप देख सकते हो कि यहाँ पर दी है PE की वैल्यू दी हुई है, PE बराबर दिया है 0.05, ये क्या हुआ है दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है PE नहीं की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था जब ये चैप्टर पढ़ाया था। PE नहीं बराबर होता है 1 - PE, ठीक है दोस्तों। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हल कर सकते हैं। 1 - PE की वैल्यू कितनी दी है 0.05, और आप जब एक में से 0.05 को घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 0.95, ठीक है। तो PE नहीं की प्रायिकता क्या आ जाएगी 0.95, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो सिक्के की बात हो रही है, सिक्के में कुल परिणाम कितने होते हैं 2, तो देखिए दोस्तों अपन ज्ञात करते हैं, दिया है यानी सिक्के की बात कर रहे हैं तो सिक्के में अपन लिखेंगे कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणाम की संख्या। देखो दोस्तों सिक्के में 2 चीज़ें होती है, एक चित्त और एक पट, यानी हेड और टेल, यानी एक होगा हेड और एक होता है टेल, 2 चीज़ से ज़्यादा होती नहीं है। यदि बात करें अपन पासे की तो पासे में टोटल 6 अंक होते हैं, बात करें पत्ते की तो पत्ते में 52 होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इनमें दिए हुए हैं। अपन को दिया कुल परिणाम हो गए 2, उन्होंने बोला चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या कर देंगे, चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों चित्त आने की प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी है, तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि भैया सिक्के को अपन उछालेंगे तो चित्त केवल कितनी बार आ सकता है 1, यही क्या हो जाएगा अपना अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 1। दोस्तों मैंने आपको प्रायिकता का फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में कि प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या होता है कुल परिणामों की संख्या। फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 1 और कुल परिणाम कितना हो जाएगा दोस्तों 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, अपन इसका भी अथवा ही कर लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का अपन को मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले अपन को इनकी वैल्यू याद होना। यदि अपन को इनके मान याद है तो अपन इनमें मान रख कर हल कर सकते हैं। tan 45 का मान देखो दोस्तों, tan 45 का मान होता है 1, कोस 30 का मान होता है करनी 3/2 और साइन 60 का मान होता है करनी 3/2। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत ईजी है, याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, 2 tan 45 का मान रखते हैं अपन 1 का वर्ग, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर, कोस 30 का मान रखेंगे दोस्तों करनी 3/2 पूरे का वर्ग, माइनस साइन 60 का मान रखेंगे अपन करनी 3/2 पूरे का वर्ग। ठीक है दोस्तों, यह 2 × 1 का वर्ग 1 धन। देखो दोस्तों ये धन का है ये ऋण का है, तो इसको अपन डायरेक्ट यहाँ से धन का और ऋण का काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0, अब 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 धन 0 यानी 2 धन 0 यानी आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी आंसर इसका कितना हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु और ऋण 1/7 और 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करना है। अपन को उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं को क्या है दिया है, ऋण 1/7 और क्या दिया हुआ है 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है 2:3 में। तो अपन इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो अपन इसको मान लेते हैं P
इसको ले लेते हैं x और y, यहाँ पर दे देते हैं, ये हो जाएगा, इसको दे दो नाम a, ये b, ये हो जाएगा अपना x1 y1, ये हो जाएगा अपना x2 y2, और ये हो जाएगा m1 का मान, ये हो जाएगा m2 का मान। तो अपन को इनको जो विभाजित करता है अपन को उस बिंदु के मतलब ये x और y के मान चाहिए। तो देखो दोस्तों, x का फॉर्मूला होता है, अपन ने देखा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो x के निर्देशांक निकालना है, तो m1 का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। x2 का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस m2 का मान कितना 3 और x1 का मान कितना ऋण 1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब कि 2 प्लस 3 यानी 2 धन 3। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 और 4 2 में 4 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8, ठीक है, धन ऋण ऋण और 3 एकम 3 बटे 2 और 3 5, यानी x बराबर 8 में से 3 गए 5, 5 बटे 5 यानी x 5 से 5 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी 1, तो x की वैल्यू कितने आ गए 1। अब अपन को y की वैल्यू भी चाहिए, तो y का फॉर्मूला y बराबर क्या हो जाएगा m1, देखो यही फॉर्मूला है दोस्तों, बस यहाँ x2 की जगह y2 कर दो और यहाँ x1 की जगह क्या कर दो y1 कर दो। तो m1 y2 प्लस क्या हो जाएगा m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा y बराबर m1 का वैल्यू कितना है 2, ठीक है, माइनस इंटू y2 की वैल्यू कितनी है ऋण 3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन वही m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। तो y बराबर ये 2 तिया 6, ऋण का 6 धन 3 7 21 बटे 5, y बराबर ऋण 6 एक संख्या धन की मतलब 21 धन का है, ये ऋण का है, तो 21 में से 6 का कितना आ जाएगा 15, 15 बटे 5, 15 में 5 से डिवाइड दे देंगे तो 3, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे 1 और 3, उस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 1 और 3। तो ये दोस्तों उसका पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है दोस्तों, मतलब उस बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे 1 और 3। आप इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्रीय वृत्त है, एक वृत्त ये मान लेते हैं अपन, एक वृत्त बड़े बनेगा, मतलब दोनों के क्या है केंद्र एक ही है, आ रहा है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श, ये बड़ा वृत्त है, बड़ा वृत्त की क्या होगा ये जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है, छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है, अपन को इसकी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है 3, तो अपन छोटे वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 3, तो अपन यहाँ पर कर लेंगे इसको 3, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है दोस्तों 5, तो अपन ये बड़े वृत्त की त्रिज्या बना लेंगे 5। अब दोस्तों अपन इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आधार का मान निकालेंगे इतने का, तो अपनी ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब जीवा ज्ञात करना है तो जीवा ज्ञात करने के लिए इतनी आ जाएगी, तो अपन इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो जीवा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। अपन इसको नाम दे देते हैं OABC, आप मन से अपना कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो दोस्तों पहले यहाँ पर आप सब कुछ लिख सकते हो कि छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इस प्रकार आप सब लिख सकते हो और अपन को ऐसे ज्ञात करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सब लिख लेना। तो डायरेक्ट अपन यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, PGL थ्योरी। डायरेक्ट यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कर्ण ये होता है अपना कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो कर्ण कितना दे दिया दोस्तों 5 का वर्ग, लंब कितना हो गया दोस्तों 3 का वर्ग, और आधार कितना हो गया ज्ञात करना, आधार मतलब AB पूरे का वर्ग। 5 का वर्ग दोस्तों 25, 3 का वर्ग दोस्तों 9 प्लस AB का स्क्वायर। अब इस 9 का क्या कर लेंगे इधर पक्षांतर, तो 25 ये प्लस का है तो माइनस, आप पूरा लिख लिया करना कि पक्षांतर करने पर, ठीक है, बराबर AB का वर्ग। 25 में से 9 गए दोस्तों कितना आ जाएगा 16 बराबर AB का वर्ग। अब 16 देखो किसका वर्ग है 4 का वर्ग बराबर AB का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया, यानी AB बराबर कितना आ गया 4, यानी
अपन को आधार की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखो ये आ गई 4, अपन को तो टोटल जीवा चाहिए थी, बड़े वृत्त की क्या चाहिए थी जीवा, तो बड़े वृत्त की जीवा चाहिए है। तो बड़े वृत्त की जीवा यानी क्या कर देंगे अपन, इस त्रिज्या में क्या करेंगे 2 का गुणा, या 4 + 4 कितना, ये जब इतना 4 है तो ये भी कितना होगा 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं 2 × AB, यानी 2 × AB का मान कितना 4, 2 में 4 का गुणा करेंगे 8, अर्थात बड़े वृत्त की जीवा कितनी आ जाएगी दोस्तों 8 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 14। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अपन को थीटा बराबर कितना दिया है दोस्तों 60 डिग्री, यहाँ पर लिख लिया करना आप, दिया है क्या दिया है कि थीटा बराबर 60 डिग्री है। और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी दे दी है r बराबर 6 सेंटीमीटर, और अपन को ज्ञात क्या करना है वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करना है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका फॉर्मूला होता है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 × πr²। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप रख देंगे 60/660 × पाई का मान रख दीजिए आप 22/7 × r का मान कितना दिया है 6। ठीक है दोस्तों, तो 6 का वर्ग यानी 6 × 6, आप 6 का वर्ग ऐसा रख सकते हो। एक जीरो से यहाँ पर आप डिवाइड कर लो 6, एक जीरो से एक जीरो, और यहाँ इसको काट लो छाए 36, यानी कि 1/6 × 22/7 गुणित वर्ग है तो 6 × 6 2 बार है तो इसको लिख लो, 1 6 से 1 6 कट गया। अब दोस्तों यहाँ पर 22/7 का मान आप रख सकते हो 3.14, आप यहाँ पर डायरेक्ट पाई का मान रख सकते थे 3.14, यानी 3.14 × 6। ठीक है, जब आप 22 में 7 का भाग दोगे तो 3.14 ही आएगा। तो आप 3.14 में क्या का गुणा कर लो 6 का, जो भी आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। 6 × 24 के 4 हासिल का है 2, 6 × 6 7 8 और 6 3 18, 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव, 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, अतः वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा दोस्तों 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 15 देखते हैं, इसमें दोनों क्वेश्चन ईजी है, अपन अथवा वाला कर लेते हैं। दर्शाइए कि 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या कर लेंगे, माना कि अपन इसके विपरीत मान लेंगे, माना कि 3 कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अपन ने क्या करेंगे, अपन इसका विपरीत मान लेंगे। अपन को क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, परंतु अपन ने इसको क्या मान लिया परिमेय संख्या। अब इसे क्या करेंगे, 3 कर्णी 2 को अपन a/b के बराबर रख लेंगे, जहाँ a और b का है एक पूर्णांक है, जहाँ a व b एक पूर्णांक है, आप ऐसा लिख लेना एक पूर्णांक है। ठीक है, अब कर्णी 2 को यही रहने देंगे और 3 का क्या कर लेंगे पक्षांतर, तिर्यक गुणा। तो कर्णी 2 बराबर क्या हो जाएगा a, और ये 3 गुणा में तो इधर का में आ जाएगा भाग में। अब यहाँ पर लिखेंगे तो कर्णी 2 बराबर क्या हो जाएगा a/3b। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 3a व b एक पूर्णांक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये अपन ने मान लिया। अब देखो अपन ने कर्णी 2 को a/3b के बराबर आया, तो जब a/3b क्या है कर्णी 2 के बराबर है, तो कर्णी 2 भी क्या होगी, कर्णी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब यह विरोधाभास, ये कर्णी 2 अपना क्या परिमेय संख्या है, लेकिन अपन को सिद्ध अपरिमेय करना है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि यह तथ्य का विरोधाभास हमारी गलत संकल्पना के कारण
प्राप्त हुआ, इसलिए 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इतना कर दोगे पूरे क्वेश्चन 3 नंबर का है, कितने 4 नंबर का है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो आप पॉज करके वीडियो को रोक कर आराम से लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 16 है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, आप कोई सा भी कर सकते हैं। अपन अथवा वाला कर लेते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल ऋण 1 दिया हुआ है। देखो अपन को क्या दिया हुआ है, दिया है शून्यकों का योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1/4। शून्यकों को योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या ऋण 1 दिया हुआ है। अब ये देखिए कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c/a। ठीक है, ये होते हैं इनके फॉर्मूले। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर a का मान कितना है 4, लेकिन यहाँ पर 1 के बटे में कितना है 1। तो यहाँ पर a के मान वैल्यू समान करने के लिए अपन इसके अंश में भी 4 का गुणा कर देंगे और इसके हर में भी 4 का गुणा कर देंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 का 1 में करेंगे ऋण 1 में तो ऋण 4, और यहाँ पर भी 4 एकम क्या हो जाएगा 4। तो बराबर देखो ये हो जाएगा c/a। तो अब अपन ने यहाँ से क्या हो जाएगा a बराबर, देखिए यहाँ भी कितना आ गया 4 और यहाँ भी कितना आ गया 4। तो a बराबर हो गया 4, b बराबर कितना हो जाएगा ऋण 1। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये है लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले में ऋण लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा ऋण 1। ठीक है, और c बराबर कितना हो गया 1। अब अपन को द्विघात समीकरण पता है, मानक द्विघात समीकरण पता है, उसमें इसका क्या कर देंगे मान रख देंगे। मानक द्विघात समीकरण आपको पता होगा, मानक द्विघात समीकरण क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 x² प्लस b की मान वैल्यू कितनी है, मान कितना है ऋण 1 x प्लस c की वैल्यू कितनी है, मान कितना है 1 बराबर 0। तो हो जाएगा 4x² प्लस माइनस 1 का x में करेंगे तो x प्लस 1 का 1 बराबर 0। अतः ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण ही आ जाएगा। मतलब बोला था ना कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो अभिष्ट द्विघात बहुपद यही होगा। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ये रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन और विलोपन हर साल पूछी जाती है, तो आपको प्रतिस्थापन और विलोपन तो अच्छे से कर ही लेना है। ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूँ, प्रतिस्थापन विधि से ही कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है। ठीक है, क्या है x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 14, और x ऋण y बराबर दिया हुआ है कितना 4। आप इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर क्या दे दो 2। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अपन किसी भी एक समीकरण को पहले ले लो जो आपको लगे, समीकरण 1 ले लो या समीकरण 2 ले लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से क्यों लिया मैंने समीकरण 2, क्योंकि छोटा है। जो समीकरण आपको अच्छा लगे, जिसमें ज़्यादा पक्षांतर वगैरह करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, वो आप ले लो। तो समीकरण 2 ले लिया मैंने, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ से मैं किसी एक का मान निकाल लेता हूँ, चाहे मैं x का मान निकाल लूँ या y का मान निकाल लूँ। तो मैं यहाँ पर x का मान निकाल लेता हूँ, x ही रहने देता हूँ 4, और y का क्या कर लेता हूँ पक्षांतर। तो y माइनस का है तो इधर जाके काय का हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस y, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब ये जो x का मान आया, अब इसको अपन रख देते हैं समीकरण 1 में। कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है अपना x धन y बराबर 14। तो x का मान क्या निकला अपना 4 धन y बराबर 14। अब देखो y और y कितना हो जाएगा 2y 14, और इस 4 का क्या कर लेते हैं पक्षांतर। तो हो जाएगा 2y, ये 4 प्लस का था तो इधर जाके काय का हो गया माइनस का। तो 2y बराबर 14 और 4, 14 में से 4 गए 10। तो y बराबर ये 2 गुणा में तो काय में आ जाएगा भाग में। अब अपन 10 में 2 से डिवाइड देंगे तो कितना 5, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 5। y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इस y की वैल्यू आ गई, अब अपन को x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो समीकरण 3 में
y का मान रख देंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है अपना, x बराबर 4 धन y, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 धन y का मान 5, यानी x बराबर 4 और 5 9, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 9 और y बराबर क्या हो जाएगा 5। ये होती है दोस्तों प्रतिस्थापन विधि, आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, मूल ज्ञात करो, तो आप इसे किसी भी विधि से कर सकते हो, या तो आप किससे विधि से कर सकते हो, सूत्र विधि से भी और गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर सकते हो। मैं आप जो क्वेश्चन मैंने आपको 7 करवाया था वैसे आप कर सकते हो, उसको शून्य जैसे ही मूल ज्ञात होते हैं। तो आप 18वें क्वेश्चन की ये वाले क्वेश्चन को सूत्र विधि और गुणनखंड विधि किसी से भी कर सकते हो। आपको मैं इसका अथवा वाला करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा वाला करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि k का मान ज्ञात कीजिए जब यदि 2x² क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो। क्या दी है उन्होंने कंडीशन, कि इसके मूल बराबर हो। तो मूल बराबर की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, विकल्प आया हुआ है इसका एक, कि b² माइनस 4ac बराबर क्या 0, ये मूल बराबर की क्या है कंडीशन। अब देखो दोस्तों, ये इसकी तुलना 2x² प्लस kx प्लस 3 की तुलना अपन वर्ग द्विघात समीकरण से करेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर a का मान कितना निकल जाएगा, देखो 2, a का मान 2, b का मान कितना k और c का मान कितना 3, बस यहाँ पर रख दो। b का वर्ग मतलब कितने का वर्ग, k का वर्ग, ऋण 4, a का मान कितना 2 और c का मान कितना 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा k का वर्ग ऋण 4 दूनी 8 और 8 तिरी 24 बराबर 0। k², इसका पक्षांतर कर लो, माइनस का है तो इधर जाके प्लस का। अब 24 किसका वर्ग है, नहीं है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 एका 3। तो k² बराबर, ये जोड़े बना के बाहर आ जाएंगे, 2 करनी में k बराबर आ जाएगा 2 करनी में 6, इसलिए k बराबर क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 2 करनी में 6, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19 देखिए क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 19 दिया हुआ है, अपन अथवा कर लेते हैं, छोटा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। सिंपल है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से अपन ले लेते हैं कि भूमि पर क्या है, एक बिंदु को ये है, बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, ये मान लेते हैं क्या है मीनार, अपन ले लेते हैं कि ए बी क्या है, एक मीनार है। तो भूमि के एक बिंदु से इसके आधार से जो दूरी दी हुई है, ये दी हुई है दोस्तों 30 मीटर। कितनी दी हुई है, 30 मीटर। इसको सी दे देते हैं इस बिंदु को, और ये शिखर के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h, ठीक है। ठीक है, तो आप ये सब लिख लेना कि माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई माना h मीटर है, मीनार के आधार से बिंदु सी की दूरी 30 मीटर है, और इसके साथ थीटा बराबर 30 डिग्री बना रहा है। ये आपको क्या करना है, ये सब आपको लिख लेना है, ठीक है। ये सब आपको लिख लेना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यदि टाइम वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। आपको दोस्तों सभी में त्रिकोणमिति के जो ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन है, इनमें सभी में टेन थीटा लगता है। तो क्या लिखोगे आप, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। आप पहले वो सब डिटेल लिख लेना, जो दिया है माना है वो सब लिख लो। फिर क्या, टेन थीटा बराबर, ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। पूरी ऊंचाई और दूरी में टेन थीटा ही लगता है। मात्र एक क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, उसमें कोस थीटा लगाना पड़ता है, ठीक है। बाकी सारे ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन में टेन थीटा ही लगता है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो 30, और लंब का मान क्या मान लिया अपन ने h, और आधार कितना दिया है 30, ठीक है। अब टेन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, टेन 30 का मान होता है 1/3 बराबर, ठीक है। यहाँ पर अपन ने टेन 30 का मान कितना रख दिया, 1/3 बराबर h/30। अब क्या कर लेंगे, h को यहीं रहने देंगे, तिर्यक गुणा कर लो, 30 को इधर ले जाओ तो हो जाएगा 30/3 बराबर h। अब क्या करते हैं,
कर्णी 3 का ऊपर भी गुणा कर लेते हैं, आधार में कर्णी 3 है तो कर्णी 3 का ऊपर भी गुणा कर लो, कर्णी 3 का नीचे भी, बराबर h। 30 का कर्णी 3 में करेंगे तो 30 कर्णी 3, और कर्णी 3 में कर्णी 3 का करेंगे तो 3, बराबर h। अब 3 का क्या करेंगे 10 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 10 कर्णी 3 बराबर h। ये मीनार की ऊंचाई, ये भी आप आंसर लिख दोगे तो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि ये आंसर गलत है। आप यहाँ पर कर्णी 3 का मान भी रख सकते हो, तो 10 गुणित कर्णी 3 का मान होता है 1.732 बराबर h। अब एक जीरो का गुणा करोगे तो एक अंक दशमलव उधर खसक जाएगा, यानी 17.32 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई क्या आ जाएगी, h अपन ने मीनार की ऊंचाई मानी थी, अतः मीनार की ऊंचाई क्या मान सकते हो आप 17.32 मीटर, ये क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप ऐसा कर दोगे आंसर तो बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 देखिए दोस्तों, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या बोला है उन्होंने कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अपन समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज अपन ऐसा बना लेते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी क्या हो, दो भुजाएं बराबर हो। देखो दोस्तों, ये दिखने में तो समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अपन, पर इसमें दो भुजाएं बराबर कर दो। मैं नाम देता हूँ तो दे देता हूँ इसको ABC, तो मैं इसमें दो भुजाओं को बराबर कर देता हूँ, माना कि AC और BC क्या है, बराबर है। ठीक है, और C, अच्छा इसमें C समकोण दिया है तो मैं इसको नाम थोड़ा सा अलग दे देता हूँ। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, C समकोण बोला है ना, तो मैं C इसको दे देता हूँ, इसको B दे देता हूँ। ठीक है, C उसने समकोण बोला है तो मैं यहाँ पर C इसलिए दे देता हूँ क्योंकि उन्होंने C समकोण बोला है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो दो भुजाएं अपन ने बराबर कर ली, कौन कौन सी, AB और BC मैंने बराबर कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लिख सकते हो, लिखोगे यहाँ पर कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और लिख लेना जिसमें कोण C बराबर क्या है 90 डिग्री, यानी समकोण है। अपन को सिद्ध करना है, प्रूव दैट, यानी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है अपन को कि AB² बराबर होता है 2AC², ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें सिद्ध करना है तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, PGL से है ना, पाइथागोरस प्रमेय से मैं डायरेक्ट पाइथागोरस लॉ से कर्ण का वर्ग यानी मैं रख देता हूँ, कर्ण का वर्ग मतलब क्या है, AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब AC का वर्ग, और आधार का वर्ग मतलब BC का वर्ग। देखो दोस्तों, अपन दो भुजाएं बराबर ये नहीं रखते हैं, ये दो भुजाएं बराबर ले लेते हैं, AC और BC, दो भुजाएं ये अपन बराबर ले लेते हैं, AC और क्या ले लेते हैं, BC। ठीक है, AC और BC अपन ने बराबर ले ली। अब क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, अपन ने क्या, AC और BC अपनी क्या हो गई बराबर, चूंकि AC बराबर क्या है, BC, AC बराबर BC है, तो अपन इस BC की जगह क्या रख देते हैं, AC रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC² प्लस BC की जगह मैंने क्या रख दिया, AC, तो AC का स्क्वायर। ठीक है, अब तो यहीं पे मैं इसको सॉल्यूशन कर देता हूँ पूरा, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर, अब देखो AC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2AC का स्क्वायर, और यही तो अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो क्या हो जाएगा, ये इति सिद्धम। ठीक है, आप इसको आराम से देख सकते हो, इसको पूरा नोट कर सकते हो। ठीक है, यही है।